नमस्कार, आपका स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। निर्भया के गुनहगार मुकेश सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की खारिज। गृह मंत्रालय ने की थी सजा बरकरार रखने की सिफारिश। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले के 4 दोषियों को सुनाई है फांसी की सजा। भारत को 2025 तक सभी S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की आपूर्ति करेगा रूस। रूस के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रोमन बबुश्किन का बयान, कहा भारत को दी जाने वाली S-400 मिसाइलों का निर्माण शुरू। एनपीआर और जनगणना 2020 की रूपरेखा पर विचार विमर्श के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की अहम बैठक जारी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कर रहे हैं अध्यक्षता। केंद्रीय गृह सचिव समेत राज्यों के मुख्य सचिव और जनगणना निदेशक भी बैठक में शामिल। मूल कर्तव्यों का पालन करना जनप्रतिनिधियों के लिए बेहद जरूरी। लखनऊ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 7वें सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का संबोधन। जनप्रतिनिधियों का ध्यान विधायी कार्यों की तरफ केंद्रित करने पर दिया जोर। सम्मेलन का आज होगा समापन। फ्रेंच गियाना स्थित अंतरिक्ष केंद्र से भारत के शक्तिशाली संचार उपग्रह GSAT-30 का सफल प्रक्षेपण। टेलीविजन, टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं को उत्कृष्ट बनाने में मिलेगी मदद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई। निर्भया दुष्कर्म और हत्या मामले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका खारिज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति ने दोषी मुकेश की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्भया मामले के दोषियों में से एक की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजी थी। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से इस याचिका को खारिज कर मौत की सजा बरकरार रखने की सिफारिश की थी। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पंचानन, निर्भया मामले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका खारिज कर दी है। अब आगे क्या होगा, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, राष्ट्रपति भवन के जो सूत्र है उन्होंने साफ बताया है कि मुकेश सिंह की जो दया याचिका थी, जो गृह मंत्रालय के थ्रू भेजी गई थी राष्ट्रपति को, कुछ ही घंटों में उन्होंने खारिज कर दी है। और अब ये साफ हो गया है कि जो आखिरी रास्ता था वो खत्म हो गया है मुकेश सिंह के पास, कम से कम, क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन पहले ही चारों खारिज हो चुकी है। इसके बाद ये दया याचिका, क्या अन्य जो आरोपी है, अन्य जो दोषी है, वो दया याचिका अगर लगाते हैं तो इस बात पर निर्भर करता है। लेकिन 22 जनवरी जो तारीख तय की गई थी पहले ट्रायल कोर्ट के द्वारा कि सुबह 7 बजे जो फांसी दी जाएगी, वो अभी भी बरकरार है। लेकिन स्थिति स्पष्ट इसलिए भी नहीं है क्योंकि दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि अगर दया याचिका जब जाती है उसके बाद उसमें जो समय है निर्धारित 14 दिन का, वो दिया जाना चाहिए। ऐसा कानून में प्रावधान है। इसलिए अब ये देखना होगा कि क्या 22 तारीख एक समय जो तय किया गया था पहले, उस तय वक्त पर जो है क्या फांसी दी जाएगी या फिर दया याचिका और 3 जो दोषी हैं उनकी तरफ से आएगी। लेकिन फिलहाल मुकेश के पास जो सभी ऑप्शन है वो खत्म हो चुके हैं और दया याचिका यहाँ पर खारिज हो चुकी है। चलिए पंचानन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। रशिया के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रोमन बबुश्किन ने कहा है कि भारत को सभी S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की आपूर्ति 2025 तक कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत को दी जाने वाली S-400 मिसाइलों का निर्माण शुरू हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रशिया, भारत, चीन त्रिपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए 22 और 23 मार्च को रशिया जाएंगे। S-300 का उन्नत संस्करण S-400 पहले रशिया के रक्षा बलों को ही उपलब्ध थी। इसका निर्माण अल्माज एंते करता है और ये 2007 से रशिया के बेड़े में शामिल है। We are speaking about, according to the agreement and contracts, we are speaking about 5 units. The production has already started, so both sides are committed to implement that in a timely manner. And according to the schedule, we are expecting the delivery completed by the year 2025.
भारत में रशिया के राजदूत निकोलाई कुदाशेव ने कश्मीर को लेकर चीन द्वारा सुरक्षा परिषद में बुलाई गई बंद दरवाजे के पीछे हुई बैठक को लेकर रशिया के रुख के बारे में कहा कि ये पूरी तरह भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है, जिस पर शिमला समझौते और लाहौर घोषणा पत्र के तहत चर्चा की जानी चाहिए। Discussions within the United Nations Security Council are concerned. I haven't yet read much, but we've never been in favor of bringing this issue into the United Nations agenda, because in our take this is strictly bilateral matter for India and Pakistan to discuss on the basis of Shimla and Lahore. And thus, in our take, it is not that much to discuss under the aegis of the. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2020 जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए आज एक अहम बैठक बुलाई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बैठक की अध्यक्षता में बैठक जारी है। बैठक में सभी राज्यों के जनगणना निदेशक शामिल हो रहे हैं। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक होने वाली जनगणना और एनपीआर की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि उनका राज्य बैठक में भाग नहीं लेगा। लखनऊ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 7वें सम्मेलन का आज समापन हो जाएगा। सम्मेलन के दूसरे दिन आज केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विधायी कार्यों की ओर जनप्रतिनिधियों का ध्यान केंद्रित करने से संबंधित विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने सांसदों और विधायकों के विशेषाधिकार का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने मूल कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि इसका पालन करना जनप्रतिनिधियों के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कानून बनाने के साथ ही जन सरोकार के सवालों को लेकर काम करना जनप्रतिनिधियों का सबसे अहम कर्तव्य है। विधानसभाओं और संसद में हम बैठते हैं तो हमारी एक सोच होती है कि हम देश के निर्माण और देश के विकास में कितनी हिस्सेदारी भागीदारी कर सकते हैं। और जो हमारा ये फेडरल सिस्टम है, जो हमारा ये संघीय ढांचा है, यही हमें अनेकता में एकता के संकल्प के साथ जोड़ता है, सूत्र के साथ जोड़ता है। संविधान में हमें जो है वो अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। जो संविधान का अनुच्छेद 105 है, उसमें हमें जो हमारे लोकसभा विधानसभा में माननीय सदस्य चुनकर आते हैं, उनके पावर और प्रिविलेज, उनके अधिकार और उनके विशेषाधिकार, इनके बारे में विस्तार से कहा गया है। हमारा मूल कर्तव्य है कानून बनाना। कानून के साथ साथ हमें जन सरोकार से जुड़े हुए सवालों को संसद और विधानसभाओं में उसके प्रति जिम्मेदारी के साथ काम करना, और साथ ही साथ वो तमाम ऐसे प्रश्न जो प्रश्न की सुलझे नहीं है, जिन प्रश्नों के बारे में कि आज भी लोग हमसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि हम पार्लियामेंट के अंदर, हम असेंबलीज के अंदर उसके समाधान की दिशा में काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सदन में जनप्रतिनिधियों का आचरण बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सदन में गतिरोध पैदा करने की बजाय अपनी बात को मजबूती से रखने पर जोर दिया। हमारा जो आचरण है, हम क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं। हमारा आचरण जो है वो सीधे लोगों की स्क्रूटनी में है। लोग उसका जो है वो आकलन कर रहे हैं, उसकी स्क्रूटनी कर रहे हैं। कभी कभी लगता है कि साहब हम असेंबली को जो है वो 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए हमने एडजर्न करा दिया, पार्लियामेंट को हमने आधे घंटे के लिए एडजर्न करा दिया, तो कोई बहुत बड़ा कमाल हुआ। ऐसा होता नहीं है। आपने वो आधे घंटे का समय जो एडजर्न किया, आप आधे घंटे अपनी बात को मजबूती के साथ रख सकते थे। हो सकता है कि वो उस समय जो है वो कोई त्वरित मुद्दे पर डिस्कशन ना हो रहा हो, लेकिन जो है वो किसी बिल पे भी डिस्कस हो रहा है
तो अगर आप विपक्ष में हैं तो आप सरकार के उन कमियों के प्रति उनको आगाह भी कर सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। इससे पहले कल बजट प्रस्तावों की छानबीन के लिए जनप्रतिनिधियों में क्षमता निर्माण विषय पर मुख्य अभिभाषण राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने बजटीय प्रस्तावों की छानबीन को बेहद अहम करार दिया। लखनऊ में चल रहे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 7वें सम्मेलन के पहले दिन उपसभापति हरिवंश ने बजट प्रस्तावों की छानबीन के लिए जनप्रतिनिधियों में क्षमता निर्माण पर विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने की आकांक्षा हर लोक प्रतिनिधि के दिल में है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो अपने बजट को ठीक से समझें और जानें। उसकी समीक्षा या छानबीन करने के लिए उनके पास जरूरी कौशल और तकनीकी समझ हो। उन्होंने तकनीकी विशेषज्ञों की भूमिका पर भी बल दिया, जिससे वित्तीय नियमों, सीएजी की रिपोर्ट्स और बजट से संबंधित तमाम पहलुओं को वो सलीके से समझ सकें। आज आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें इस ढंग से सबसे जो उसका इफेक्टिव रास्ता है बजट ही हमें उस लक्ष्य की ओर ले जाता है। उस पर हम कैसे मिलकर के इन कदमों को अपनाएं, एज ए लेजिस्लेचर, एज ए जो विधायिका का हिस्सा बनने के वजह से, और हमारे ही काम से इसका गहरा असर पड़ेगा। हम उस मकसद की ओर जा सकते हैं और वो बनने की क्षमता भारत की इसी पीठासीन अधिकारियों के माध्यम से जाता है। अगर हम इन कामों को करें तो मुझे यकीन है कि भारत को जो विवेकानंद जी ने सपना देखा कि हम 21वीं सदी में विश्व गुरु और जगत गुरु बना सकते हैं, वो इस आर्थिक ताकत बनकर हम उस ओर दस्तक दे सकते हैं। पहले पूर्ण सत्र का आरंभ करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने बजटीय प्रस्तावों की छानबीन को बेहद अहम करार दिया। उन्होंने कहा कि बजट सरकार का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक नीति दस्तावेज होता है। इस पर संसद और विधानसभाओं में सार्थक चर्चा के लिए सदस्यों में क्षमता निर्माण जरूरी है। संसदीय समितियों के कामकाज की सराहना करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये पारदर्शिता और जवाबदेही के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक ऐसी समितियां होती है जिससे दल से ऊपर उठकर हम पारदर्शी तरीके से अपनी बात संसदीय समिति में कहते हैं, और कानून बनाते समय हमारे जनप्रतिनिधि ज्ञानपूर्ण तरीके से कानून बनते समय अगर लोकतंत्र के मंदिर में वाद विवाद हो, चर्चा हो, संवाद हो और कानून बनाने के लिए हमारी सक्रिय महत्वपूर्ण भागीदारी होना आवश्यक है। पहले पूर्ण सत्र में सदन और समितियों में बजट समीक्षा पर कई अहम सुझाव आए। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी समेत कई वक्ताओं ने इस दौरान अपने विचार रखे। पहले पूर्ण सत्र में वक्ताओं ने माना कि बजट पर संसद और विधानसभाओं में सार्थक चर्चाओं के लिए जरूरी है कि जनप्रतिनिधि पूरी तैयारी रखें। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, लखनऊ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 7वें सम्मेलन की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। पहली बार यह सम्मेलन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इस मौके पर सीपीए भारत क्षेत्र का उत्तर प्रदेश में प्रथम ऐतिहासिक अधिवेशन नाम से एक विशेष पुस्तक का भी प्रकाशन किया गया है। इसमें पहला शुभकामना संदेश उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू का है। सम्मेलन के लिए कई दिग्गजों ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। त्रिपुरा में मिजोरम के ब्रू रियांग शरणार्थियों को बसाने के लिए 4 पक्षीय समझौता हुआ है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही ब्रू रियांग शरणार्थियों के संगठन के प्रतिनिधियों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से 34,000 ब्रू शरणार्थियों को फायदा होगा। ये समझौता ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में बसाने को लेकर किया गया है। समझौते से 22 साल से चली आ रही समस्या का अंत हुआ है। ब्रू शरणार्थियों को 30 से 40 फीट के प्लॉट के साथ 2 साल के लिए 5,000 रुपए प्रति महीने नकद सहायता और मुफ्त राशन मिलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 600 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी गई है। 3 जुलाई 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने त्रिपुरा सरकार, मिजोरम सरकार
और ब्रू प्रतिनिधियों के बीच में एक समझौता करा और एक पैकेज की घोषणा की, जिसमें विस्थापित सभी लोगों को सम्मान के साथ मिजोरम में रखने की व्यवस्था बनी थी। परंतु कई कारणों से कई सारे लोग मिजोरम में जाना नहीं चाहते थे, तो 18-19 से लेकर आज तक सिर्फ 328 परिवार ही मिजोरम में जाकर बसे थे। श्री नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव के कारण एक के बाद एक उत्तर पूर्व की सारी समस्याओं का समाधान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हो रहा है, इसमें भी उनके ही इनिशिएटिव से एक नए सिरे से वार्ता, नए सिरे से नेगोशिएशंस चालू हुए और उसमें अंत में समाधान ये हुआ कि सारे जो ब्रू रियांग परिवार हैं, जो आज लगभग 30,000 के आसपास होते हैं, वो सभी को त्रिपुरा में ही परमानेंट बसाने की व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रू रियांग शरणार्थियों को त्रिपुरा में स्थायी रूप से बसाने के लिए किए गए समझौते का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस कदम से ब्रू रियांग शरणार्थियों को बहुत मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रू रियांग शरणार्थियों को सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, वास्तव में ये दिन खास है और केंद्र सरकार पूर्वोत्तर और वहां की जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय सभ्यता ने दुनिया को हिंसा और आतंकवाद मुक्त जीवन का रास्ता दिखाया है। ये बातें प्रधानमंत्री ने कल IIM कोझिकोड में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि 20वीं सदी में महात्मा गांधी ने इन आदर्शों को अपनाया और देश की आज़ादी में योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे मार्टिन लूथर किंग हो, नेल्सन मंडेला हो या कई अफ्रीकी देशों में आज़ादी का संघर्ष करने वाले सभी ने गांधी जी से प्रेरणा ली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी धरती ने दुनिया को हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म दिए हैं। सूफी भी यहाँ फले फूले हैं। Ours is the land that has given the world vibrant faiths such as Hinduism, Buddhism, Jainism, and Sikhism. In this land, the Sufi tradition has flourished. Non-violence is at the core of all of these. In the 20th century, Mahatma Gandhi championed these ideals and this contributed to India's freedom. At the same time, they gave strength to millions outside. Be it Dr. Martin Luther King Jr. or Nelson Mandela or the freedom struggles in many African nations, they took inspirations from Gandhi ji. प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहा कि विवेकानंद के योगदान को दुनिया भुला नहीं सकती। उन्होंने भारतीय विचार को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया को सद्भाव, शांति और एकता का संदेश दिया है। There are certain ideas that have remained center to Indian values. They are compassion, harmony, justice, service, and openness. Friends, let me talk about what draws the world to India. First and foremost, what comes to the mind is the values of peace, unity, and brotherhood. जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद 18 से 25 जनवरी के बीच 36 केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दौरे पर जाने वाले सभी मंत्री पिछले 6 महीनों में हुए सरकारी विभागों में विकास कार्यों का जायजा लेंगे।
जो सरकारी विभागों से पिछले 6 महीने में विकास हुआ है, उसी के कार्यक्रम के लिए जा रहे मंत्री जी। अभी तक बर्फ था बहुत ज़्यादा, इसलिए अभी तक 2 महीने में नहीं गए थे। जैसे मेरे विभाग में कारगिल और लद्दाख का रेडियो का केंद्र तैयार है, मैं जाऊंगा तो उसका उद्घाटन करूंगा। तो इस तरह से काम हो रहा है। इसरो ने आज तड़के अंतरिक्ष में एक और सफल उड़ान भरी संचार उपग्रह GSAT-30 को आज प्रक्षेपण फ्रेंच गियाना के कोरो से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इसरो का ये साल 2020 का पहला मिशन है। इसे भारतीय समयानुसार 2:35 पर एरियन 5 रॉकेट के जरिए रवाना किया गया। GSAT-30 उपग्रह दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर कोरो के एरियन प्रक्षेपण परिसर से लॉन्च किया गया। GSAT-30 GSAT सीरीज का शक्तिशाली उपग्रह है। इसकी मदद से देश में संचार प्रणाली को बेहतर बनाया जा सकेगा। इसरो के मुताबिक ये उपग्रह INSAT-4A की जगह लेगा और इसकी कवरेज क्षमता भी अधिक होगी। GSAT-30 का वजन 3,357 किलोग्राम है। इस दूर संचार उपग्रह से राज्य संचालित और निजी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को संचार लिंक प्रदान करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। सैटेलाइट का इस्तेमाल व्यापक रूप से वीसैट नेटवर्क, टेलीविजन, अपलिंकिंग, टेलीपोर्ट सेवाएं, डिजिटल सैटेलाइट, खबर संग्रहण, DTH टेलीविजन सेवाओं के साथ जलवायु परिवर्तन को समझने और मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाएगा। इस सैटेलाइट के सफल प्रक्षेपण के बाद कू बैंड और सी बैंड कवरेज में बढ़ोतरी होगी। इससे भारतीय क्षेत्र और द्वीपों के साथ बड़ी संख्या में खाड़ी और एशियाई देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया में पहुंच बढ़ेगी। इसरो का ये उपग्रह INSAT-4A उपग्रह की जगह लेगा। INSAT-4A का प्रक्षेपण 22 दिसंबर 2005 को कोरो से ही एरियन 5 रॉकेट से किया गया था। इसरो ने ट्वीट कर इसके सफलतापूर्वक प्रक्षेपित होने की जानकारी दी है। साथ ही इसरो ने इसके सफल प्रक्षेपण में सहयोग के लिए आभार जताया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संचार उपग्रह GSAT-30 को फ्रेंच गियाना के कोरो लॉन्च बेस से जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किए जाने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि ये उपग्रह KU बैंड में भारतीय मुख्य भूमि और द्वीपों को, C बैंड में खाड़ी देशों, बड़ी संख्या में एशियाई देशों और ऑस्ट्रेलिया को कवरेज प्रदान करेगा। ये वीसैट सेवाओं, टेलीविजन, अपलिंक, टेलीपोर्ट सेवाओं, डिजिटल उपग्रह समाचार, सभा और DTH टेलीविजन सेवाओं के लिए क्रियाशील संचार उपग्रह है। राज्यसभा टीवी ने ट्विटर हैंडल @राज्यसभा टीवी के फॉलोअर्स की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस उपलब्धि के लिए टीम राज्यसभा टीवी को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा टीवी के प्रयासों की सराहना की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। यूट्यूब पर राज्यसभा टीवी के सब्सक्राइबर्स की संख्या 40,70,000 से ज्यादा हो गई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सभी राज्य सरकारों से छात्रों को सेल्युलर जेल और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अन्य ऐतिहासिक स्थानों पर ले जाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया। पोर्ट ब्लेयर के दौरे पर पहुंचे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल सेल्युलर जेल का दौरा किया। उन्होंने स्वाधीनता सेनानियों के साथ साथ उस एकांत कोठरी में जाकर वीर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां स्वतंत्रता संग्राम के समय उन्हें कैद किया गया था और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उपराष्ट्रपति ने वीर सावरकर की कोठरी के अपने दौरे को विनम्र अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर का जीवन युवाओं के लिए काफी प्रेरणापूर्ण है। उन्होंने कहा कि उन कमरों में जहां वीर सावरकर, बाबा भान सिंह, महावीर सिंह, भाई परमानंद जैसे हजारों क्रांतिवीरों ने कितने ही वर्ष गुजारे, सेल्युलर जेल का हर कोना उन क्रांतिकारियों की प्रेरणादायक वीर गाथाओं से गूंजता है। उन्होंने कहा कि जेल उन स्वाधीनता सेनानियों के साथ किए गए बर्बरतापूर्ण व्यवहार की याद दिलाती है, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना प्रेम छोड़ने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत और देश को बाहरी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए इन बहादुर स्वाधीनता सेनानियों ने कभी हार नहीं मानी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वीर सावरकर का जीवन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सेल्युलर जेल स्वतंत्रता सेनानियों को मिले क्रूर और दुखद बर्ताव की याद दिलाता है।
जिन्होंने मातृभूमि प्रेम छोड़ने से इनकार कर दिया था। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सेल्युलर जेल हमें याद दिलाती है कितनी कठिन और कीमती है हमारी आजादी। उपराष्ट्रपति ने देश के हर युवा पुरुष और महिला से अपील की है कि वे अपने जीवन में कम से कम एक बार इस जेल का दर्शन अवश्य करें। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में अंडमान निकोबार की ऐतिहासिक भूमिका सदैव एक स्वर्णिम अध्याय रहेगी। पोर्ट ब्लेयर में 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज ने आजादी का परचम फहराया और इन द्वीपों को ब्रिटिश सत्ता से आजाद पहला भारतीय प्रांत होने की घोषणा की। उपराष्ट्रपति ने शहीदों के स्तंभ पर जाकर बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सेल्युलर जेल में उत्पीड़न का सामना किया था। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। साल 2019 पिछले 140 सालों में दूसरा सबसे गर्म साल रहा है, जबकि पिछला एक दशक मानव इतिहास का सबसे गर्म दशक रहा। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि विश्व मौसम संगठन की ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट के मुताबिक इससे ज्यादा गर्म साल 2016 था और पिछले 5 साल 170 साल के सीरीज में सबसे ज्यादा गर्म थे। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में तापमान 1850 से 1900 की अवधि के औसत से 1.05 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था। पिछले साल जून और जुलाई में यूरोप में 2 प्रमुख गर्मी की लहरें देखी गई। 28 जून को फ्रांस में तापमान ने 46 डिग्री सेल्सियस का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, तो वहीं जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और ब्रिटेन में 38.7 डिग्री सेल्सियस का नया रिकॉर्ड बना। मौसम विभाग के मुताबिक साल 2020 में वार्मिंग की प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है। शोधकर्ताओं के मुताबिक मानव गतिविधियों की वजह से कार्बन उत्सर्जन में आई बढ़ोतरी की वजह से तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। और बात खेल की। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज राजकोट में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया है और टीम इंडिया को बल्लेबाजी का न्योता दिया है। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 से बढ़त बनाई हुई है। मुंबई में पहले वनडे मैच में टीम इंडिया को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर डालते हैं देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। नमस्कार। आयुष्मान भव में कॉल कीजिए शनिवार सुबह 11 से 12 बजे।